उसको डाल लीजिए विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हेडिंग आपकी पड़ेगी विलेयता, विलेयता, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो ये सॉल्युबिलिटी क्या है। सपोज करो कि आपके पास 100 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 100 ग्राम पानी, ठीक। और आपके पास 10 ग्राम चीनी है, 20 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम चीनी है, और एक जगह आपके पास 100 ग्राम चीनी, ठीक। आपने क्या किया कि 100 ग्राम चीनी को इसमें घोलने का प्रयास किया, किंतु वो आसानी से नहीं घुली। फिर आपने 50 ग्राम चीनी घोलने का प्रयास किया, किंतु वो भी आसानी से सारी घुल नहीं रही है, पूरी तरीके से वो जो है संतृप्त हो गया, लेकिन ये चीनी बच रही है। तो आप क्या करोगे? 20 ग्राम वाली घोल के देखोगे। 20 ग्राम चीनी घुल तो जाती है, लेकिन कुछ मात्रा चीनी की तली में रह जाती है, वो भी आसानी से नहीं घुल रही है। अब आते हैं 10 ग्राम पे। 10 ग्राम आपने मिलाया, उसको घोला, और चीनी जो है 10 ग्राम चीनी पानी में आसानी से क्या हुई? घुल गई। तो ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में विलेय हो जाती है, 100 ग्राम विलायक में क्या होती है? घुल जाती है, घुल जाती। ये पानी क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक, ठीक है। जो घोल ले वो कौन होता है? विलायक। जो घुल जाए वो कौन होती है? विलेय होता है, ठीक है। चीनी यहाँ विलेय है, समझ में आ रहा है? ये विलेय हो गया, ये विलय हो गया। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है क्या कहलाती है? वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता। तो ये जो 10 ग्राम, ये जो घुल गई मात्रा, 10 ग्राम मात्रा किस में घुल गई? 100 ग्राम पानी में घुल गई। तो ये 10 ग्राम मात्रा चीनी की क्या है? विलेयता है। चीनी की क्या है? विलेयता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। लिखो, डेफिनेशन लिखो। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, घुल जाती है, उस पदार्थ की, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब जैसे विलेयता को कई भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, जैसे चीनी का पानी में घुलना, ठीक है। ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब टेम्परेचर की बात कर लें। एक भगोनवा लो, ठीक, उसमें थोड़ी शक्कर डालो पानी में, पानी ले लो, मतलब खाली भगोना ना ले लियो, ठीक है। भगोने में पानी भी ले लेना, समझ गए। और पानी में क्या डालनी है? चीनी डालनी है, उसको घोलना है, ठीक है। और समय देखना है कि कितनी देर में वो घुल जाती है। आया समझ में? मान लो आपने घोला, मैक्सिमम 5 मिनट लग गया चीनी घुलने में, ठीक। फिर आप उसी भगोने को क्या करो, गैस चूल्हे के ऊपर या जो भी लकड़ी वाला चूल्हा हो उस पर रख दो गर्म होने के लिए, ठीक। गर्म करते रहो, चीनी उतनी ही क्वांटिटी में डालो, और गर्म करने के साथ साथ थोड़ा बहुत क्या करते रहो,
वैसे ही जैसे वहाँ चला रहे तो उसे चलाते रहो, तो समय आपको मुश्किल का 1 मिनट लगेगा और वो सारी चीनी क्या होगी, घुल जाएगी। इसका आप एग्जाम्पल रोज़ चाय बनाते समय चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिश्तेदार आ जाते हैं तो शरबत बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन चाय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जबकि चाय में चीनी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप क्या दे रहे हो उसको, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ाते ही जो ठोस होते हैं वो द्रव में जल्दी घुल जाते हैं। चीनी कैसी है, पानी कैसा है, तो जब आपने टेम्परेचर दिया तो उसकी विलेयता क्या हुई, बढ़ गई। ठोसों में द्रवों में ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। बस इसमें यही है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, इसमें यही समझना आपको। फिर है द्रवों में गैसों की विलेयता, द्रवों में गैसों की विलेयता, ठीक है, द्रवों में गैसों की विलेयता, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है आपका हेनरी का नियम। पहली हेडिंग बनाओ हेनरी का नियम, और हेडिंग क्या पड़ेगी, द्रवों में गैसों की विलेयता। इन्होंने ये कहा कि जैसे ये कोई बोतल है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, द्रव भरा है ना, लिक्विड है। जब भी हम बात करेंगे द्रव की, तो द्रव का मतलब होता है दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, समझ में आया। जब हम बात करें सॉलिड की, ठोस की, तो जैसे ये सब चीज़ें जो दबाने से नहीं दबती हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या हैं, ठोस हैं, सॉलिड्स हैं। कांच भी सॉलिड में आता है, लेकिन कांच आपका क्रिस्टलीय नहीं है, ये क्या है, आक्रिस्टलीय। कैसा है, आक्रिस्टलीय। और पहले अध्याय में आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, आक्रिस्टलीय ठोस, और उसमें बता दिया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, आक्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस नहीं माना जाता। और आगे हम चर्चा किसकी करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों की करेंगे, ठीक। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे, ठोस तो आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो, इस बोतल में हमने क्या किया, मान लो ऊपर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भेज दी। क्या भेज दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमने ढक्कन को क्या किया, बंद कर दिया। ये प्रेशर का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। एक काम करना, प्रेशर का असली मकसद समझ में आ जाएगा। एक 2 लीटर वाली माउंटेन ड्यू की बोतल लाना और उसको ऐसे ऐसे खूब हिलाना, और हिलाने के बाद फिर ढक्कन खोलना। देखो कितनी मज़ा आती है, मुंह तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गया, सब झाग ही झाग मुंह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गैस का। और जब आप ढक्कन को खोलते हो तो बहुत प्रेशर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है, और उसी के साथ में उसका झाग बाहर आता है, बुज्जा जिसे कहते हो तुम। ये सब किए हो कि नहीं कभी, हैं? अच्छा, तुमने पिक्चर में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में जो वो खोलते हैं, क्या बोलते हैं, बियर की बोतल, तो उसमें भी तो झाग निकलता है। तो उसमें वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बहुत प्रेशर के साथ भर दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात समझो, आपका हो गया, उसमें भरा होता है क्या, वाटर नहीं, सोडा वाटर। क्या होता है, सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर सफ़ेद होता है, नॉर्मली शराब पीने वाले लोग उसे सोडा ही बोलते हैं, सोडा लाओ, ठीक है, सोडा वाटर, ठीक है। तो सोडा वाटर जो होता है उसमें प्रवेश कराई जाती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलती नहीं है नॉर्मल स्टेज में, इसको घोलने के लिए चाहिए होता है बहुत अधिक दाब। क्या चाहिए होता है, तो जब बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराई जाती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है, और फिर ढक्कन प्रेशर के साथ ही क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और जितना प्रेशर अधिक होगा इसकी विलेयता जल में उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर मैटर समझ में आया कि विलेयता बढ़ेगी, क्या बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर, ठीक है। ये क्या है, बोलो, गैस है। ये क्या है, द्रव है। ये क्या है, विलेय। और ये क्या है, विलायक।
तो हम कह सकते हैं यहाँ बात हो रही है द्रवों में गैसों की विलेयता। ठीक है, द्रवों में गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? पकड़ में आ रही बातें? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पीड में समझो। द्रवों में गैसों की विलेयता दाब प्रेशर बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है, समझ में आ रहा है? अब सुनो एक और बात, द्रवों में गैसों की जो विलेयता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, तो दाब घटाने पर घटेगी ना। अगर बढ़ाने पर बढ़ेगी तो दाब घटाने पर क्या होगी? घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्या बताया? हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप अगर रखा जाए, ताप क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए। ठीक है, ताप अगर स्थिर रखा जाए, स्थिर ताप पर द्रवों में, स्थिर ताप पर द्रवों में गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती होनी चाहिए? अभी हमने समझाया था, दाब के, बताया था कि नहीं अभी? तो विलेयता दाब के क्या होती है? दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसका अगर आप बोलोगे सर कैसे लिखें, तो मान लेते हैं कि दाब जो है P है, माना दाब क्या है? P है, तथा विलेयता को हम लोग लिख लेते हैं M से। विलेयता को किससे लिख लेते हैं? M से। तथा विलेयता M है, विलेयता को M मान ले और दाब को P मान ले, तब हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, तो हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोले कि द्रवों की गैसों में विलेयता, द्रवों में गैसों की विलेयता दाब के क्या होती है? तो दाब की क्या होगी? अनुक्रमानुपात। तो विलेयता कौन? विलेयता, विलेयता को M से लिखेंगे, दाब को P से लिखेंगे। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा? M अनुक्रमानुपाती P। अब तुम्हें पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक बढ़ जाता है, उसका नाम होगा यहाँ पर K, और नीचे लगा देंगे छोटा सा H, H फॉर हेनरी। ठीक, और इसी नियम को कहते हैं हेनरी का नियम। और जहाँ जहाँ नहीं यहाँ लिखा करो, यहाँ KH क्या है? हेनरी नियतांक है जिसका मान निश्चित होता है और वो दिया जाता है न्यूमेरिकल में, गैस के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, हम निश्चित नहीं कर सकते, जैसे वहाँ K का निश्चित करते थे, वहाँ K का हर एक कंडीशन में उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर KH का मान गैसों के अनुसार चेंज होता रहता है। समझ गए? वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में तुमको मान दे दिया जाएगा। ठीक, यहाँ KH क्या है? हेनरी नियतांक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। यहाँ केवल तभी लागू होता है, हेनरी का नियम जो है केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, जब दाब अधिक ना हो। हाँ, जब कम हो, जब दाब अधिक ना हो। दूसरा लिखो, ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड लिखो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, विलायक में बहुत कम विलेय हो, विलायक में बहुत कम विलेय हो। फोर्थ लिखो,
गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस, द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में समान रहे तभी ये लागू होता है। ठीक, तो देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, क्या भाई इसके अनुप्रयोग हैं? तो सबसे पहली बात समझो, हम दिमाग में एक चीज़ रखना कि द्रवों में क्या घुलेगी? गैस। द्रवों में क्या घुलेगी? क्योंकि हेनरी का नियम तो वही बताता है, द्रवों में गैसों की विलेयता, द्रवों में गैसों की विलेयता। तो जरा समझना, जैसे तुम्हारे पहली बात है पर्वतारोही, कौन? हाई स्कूल वाले भी इसे पढ़े हैं ध्यान से, पर्वतारोही। ठीक, अब पर्वतारोही का क्या मतलब है? जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, तुम्हें पता है कि एक निश्चित सीमा के बाद ऑक्सीजन क्या होती है? ख़त्म, ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म और धीरे धीरे कम होता है। तो जब पर्वतारोही पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सुनो, ये फंडा पता चला, पर्वतारोही जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए ले जाते हैं। आया समझ में? क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाएंगे तो उनके ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि हेनरी का नियम क्या कहता है कि जो विलेयता है वो दाब के अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे दाब कम होगा विलेयता भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे विलेयता ऑक्सीजन की क्या होगी? कम होती जाएगी। इसीलिए वो क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक, लिख लो, इसमें लिखो, पर्वतारोहियों में एनॉक्सिया, पर्वतारोहियों में एनॉक्सिया। अब एनॉक्सिया क्या है ये तो समझ गए। एनॉक्सिया ब्रैकेट में लिख लेना, रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता का कम हो जाना, ऑक्सीजन की विलेयता का कम हो जाना। ऑक्सीजन की विलेयता क्यों कम हो जाती है? कारण पता है कि नहीं? ठीक है, कारण क्या होगा इसका? कारण भी शायद लिख लो, कारण क्या होता है? हाँ, कारण लिख लेना, गैस के आंशिक दाब में कमी या दाब में कमी, आंशिक दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, गैस के आंशिक दाब में कमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? एक दिन बताया था, शीतल पेय। ठीक है, अगर हिंदी बोलते हो तो रिश्तेदारों के आने पर यह मत कहा करो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, क्या कहोगे? शीतल पेय पिलाओ, जीजा आए हैं। ठीक, जब जीजा आएंगे तो जीजा शीतल पेय पियोगे तो जीजा आएंगे गायब हो। ठीक है, देखो भाई, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? लिख लो, पहले लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखो, सोडा वाटर में CO2 को सोडा वाटर में CO2 को उच्च दाब वाली बोतलों में बंद किया जाता है। उच्च दाब वाली बोतलों में बंद किया जाता है। उच्च दाब वाली बोतलों में बंद किया जाता है ताकि CO2 की विलेयता बढ़ जाए।
ताकि CO2 की विलेयता बढ़ जाए। क्योंकि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, लिख लो, क्योंकि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। सिलेंडर में लास्ट है ये, गोताखोरों के सिलेंडर में लिखा नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की विलेयता, ब्रैकेट में लिखना है ये चीज़, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है, रुधिर में बढ़ जाती है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है और सतह पर आने के बाद यही गैसें बुलबुले के रूप में बाहर आती हैं, बुलबुले के रूप में बाहर आती हैं, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। और जो होते हैं वे अपने सिलेंडर में कौन कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक, ले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या कि वो लोग ले जाते हैं अंदर, ठीक, और ये जो दोनों गैसें होती हैं ये रक्त में मिलती, भाई सांस लोगे तो गैसें तो रक्त में मिलनी ही मिलनी है, और जब वो बाहर आते हैं तो वो गैसें फिर से बैक मारती हैं, तो बैक मारती हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनका शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है, ये अजीब तरह की बीमारी हो जाती है, उनको बहुत दर्द, बाद में सामान्य अवस्था में आने के लिए उनको बहुत दर्द झेलना पड़ता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया गया, एक अक्रिय गैस ली गई, हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम, ठीक है, और हीलियम गैस को भी उसके साथ मिला दिया गया सिलेंडर में। तो अब ये हीलियम गैस जो होती है ये क्या करती है, ये द्रव उसमें ब्लड में N2 व O2 की विलेयता को क्या करती है, घटा देती है, विलेयता को क्या करती है, घटा देती है। अब तो ये ज़रूरत क्या है विलेयता घटाने की, क्योंकि ये दोनों बहुत कायदे से रक्त में मिल जाती हैं। अब कायदे से क्यों मिलती हैं बताओ? ये दोनों ब्लड में अच्छे से क्यों मिक्स हो जाती हैं? समुद्र के अंदर जाने पर दिमाग लगाओ, क्या बढ़ता है? अरे अभी हेनरी का नियम पढ़ा, वही पढ़ रहे हो कि ऑक्सीजन और कोई भी गैस हो, गैसें द्रव में तभी ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी जब क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। और तुम कहाँ हो समुद्र के, और तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर कौन है, बहुत सारा, तो दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा शरीर पे? दिमाग नहीं लगा सकते, क्या होगा, दाब बढ़ेगा ना, और दाब बढ़ेगा तो फिर ये दोनों रक्त में अच्छे से मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, क्योंकि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, याद कर लो, दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, यही हेनरी का नियम है, ठीक। दाब बढ़ने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है, और समुद्र के नीचे जब गोताखोर होंगे तो ये दोनों अच्छे से उसमें घुलनी निश्चित है, घुलनी है। तो समझो, ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों गड़बड़ कर देती हैं, मिक्स हो जाती है जब ब्लड में बहुत अच्छे से, तो जब बाहर आता है गोताखोर तो वो बाहर आती हैं बुलबुलों के रूप में, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसका शरीर अकड़ जाता है, बीमारी हो जाती है, फिर उसको पुनः सामान्य स्थिति में आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए मिला दी गई कौन सी गैस, हीलियम गैस। हीलियम गैस जब सिलेंडर में मिलती है, वह मिल गई, और चाहे जितना दाब लगे, चाहे जितना प्रेशर बढ़े, ये इनकी विलेयता को कंट्रोल करती है और ब्लड में इनकी विलेयता को बढ़ने नहीं देती। आया समझ में? जब ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो बुलबुले बनने का कोई बात ही नहीं है कि नहीं? अच्छे से मिक्स ही नहीं होती, इनकी विलेयता एक सामान्य स्थिति में रखती है ये गैस, इनकी विलेयता को बढ़ने नहीं देती है। आया समझ में? तो हीलियम से में रहती है। अब मात्रा की बात कर लें कि कितनी कितनी मिलाई जाती है, तो सामान्यतया इनकी जो मात्रा रहती है वो हीलियम लिख लेना,
हीलियम जो होती है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.15%। मिलाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आगे लिखना चाहो तो लिख लो कि हीलियम मिक्स कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए लिखो, हड्डियाँ अकड़ जाती हैं। फिर लिखो इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए इन गैसों के साथ हीलियम को भी मिक्स कर दिया जाता है। हीलियम को भी मिक्स कर दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की N2O2 लिख लो, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की रुधिर में विलेयता नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। ठीक, समझ में आया? तो ये आपका हेनरी का नियम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल आप लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक, चलो मिलते हैं कल की क्लास में।